जी पिंटू, आचार संहिता लगने में कुछ ही मिनट बाकी है। कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट का जो समय है वो बाकी है। तस्वीरें हम देख सकते हैं कि एक तरफ जो मंत्री है वो आनन फानन में अपने काम करने में लगे हुए हैं। सारे जो बाकी कामकाज हैं सरकारी महकमे वो निपटा रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, नियुक्तियां हो रही है। बात अगर बीजेपी की करें, क्योंकि आप बीजेपी कवर करते हैं, वहां पर किस तरीके की हलचल आपको देखने को मिल रही है? देखिए, अभी थोड़ी देर बाद में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव का रण है उसका आगाज हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और फिर इंतजार रहेगा कि वो चेहरे, वो योद्धा जो चुनावी मैदान में जाएंगे और अपनी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। हालांकि अभी तक दोनों ही पार्टियों ने उन चुनावी चेहरों पर दाव नहीं चला है जो पार्टी को जीत दिलाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्रों में, जिनका वहां पर एक जनाधार होता है और जनाधार के आधार पर ही पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। लेकिन अब राजस्थान आज विधानसभा चुनाव के रण में जाने वाला है। औपचारिक ऐलान होगा, थोड़ी देर बाद में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद में इंतजार होगा दोनों ही पार्टियों की प्रत्याशियों की सूचियों का कि कैसे कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा करती है और बीजेपी के प्रत्याशी कैसे होते हैं। लेकिन चारू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का राजस्थान विधानसभा चुनाव काफी अलग है। अगर बात की जाए बीजेपी की सियासत के लिहाजे से तो करीब 3 से 4 दशक बाद राजस्थान में बीजेपी पहली बार विधानसभा चुनाव में बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर जा रही है। लगातार 2003 से 2018 तक वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री का चेहरा रही। मुख्यमंत्री की वसुंधरा राज्य की अगुवाई में चुनाव लड़ता रहा है राजस्थान में। उससे पहले भैरों सिंह शेखावत के चेहरे पर चुनाव लड़ता गया। लेकिन इस बार यहां पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है बीजेपी ने और बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनावी मैदान में जा रही है, तो काफी कुछ अलग है। और बात की जाए गुलाब चंद कटारिया की, जो नेता प्रतिपक्ष रहे थे राजेंद्र गुलाब चंद कटारिया, वो राज्यपाल बना दिए गए, वो भी इस बार इस विधानसभा चुनाव के रण में नहीं है। तो सियासी लिहाजे से बीजेपी की सियासत के लिहाजे से काफी अलग है और अब इंतजार है बीजेपी की उस लिस्ट का जो चुनावी प्रत्याशी होंगे, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे। और अभी आपने बात कही कि बीजेपी में क्या हालचाल है, बीजेपी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार थी। बीजेपी को पता था कि जल्दी आचार संहिता लागू होगी और यही कारण था कि जो राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में बीजेपी जा रही है, पीएम मोदी के चेहरे पर और कमल के फूल के निशान पर राजस्थान में वोट मांगने का काम कर रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे राजस्थान के करते रहे, शिलान्यास करते रहे, लोकार्पण करते रहे, विकास कार्यों की सौगात देते रहे और चुनावी एजेंडा सेट करते नजर आए। अपने कार्यकर्ताओं से लेकर राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, एक तरफ विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन की बात हो, हाईवेज की बात हो, एम्स की बात हो, शिलान्यास की, लोकार्पण की, विकास की सौगात दी, तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट वो करते रहे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार इस बात पर उन्होंने बल दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पहचान और शान सिर्फ और कमल का फूल है, हमारी उम्मीद कमल का फूल है। तो बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में सबसे बड़े चेहरे हैं। इस बात की कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी इस बात को मानते हैं कि ये राजस्थान का चुनाव इस बार काफी अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता इस बात की दुहाई देते हैं। तो राजस्थान का ये विधानसभा चुनाव काफी अलग है इस बार, क्योंकि बिना चेहरे के जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा यहाँ पर हस्तक्षेप है, उनकी वो पूरी इस कमान को संभाले हुए हैं और अब इंतजार है आज तारीखों के ऐलान के बाद में उन योद्धाओं का, जिन योद्धाओं की बदौलत बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने का दावा करेगी या कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करेगी। पिंटू, ये सवाल मैं आपसे ही पूछने वाली थी। जिस तरीके से आपने बताया कि जो इस बार के चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और दिलचस्प भी है और जो चुनावी सिनेरियो है वो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है इस बार राजस्थान में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुनावी रणनीति है ये भाजपा की कि प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी कमान संभाले हुए हैं यहाँ पर, लेकिन क्या कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमेशा भाजपा के पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, इस बार नहीं है, तो क्या उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा? है कि जो 20 साल तक लगातार 4 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा रही, वो इस बार राजस्थान की विधानसभा चुनाव की अगुवाई नहीं कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर कमान संभाले हुए हैं। लगातार आला कमान के यहां पर दौरे हो रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह सहित तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां पर पूरा डेरा डाले हुए हैं। तो अन्य जो पड़ोसी राज्यों के नेता हैं वो यहां पर डेरा डाले हुए हैं। उनको इस बात का पता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो ऐसे में दिल्ली की जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान में इस मरुधरा में कमल खिलाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजहबी राजनेता और विश्व के जिस प्रकार से वो लगातार उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो अगवानी की और बीजेपी लगातार बढ़ती गई, उस बात को वो समझते हैं कि राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली। ऐसे में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई
कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए वो लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। एक साल में करीब 10 दौरे उनके यहाँ पर हुए, अलग अलग संभागों की रैलियां उन्होंने की, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का उन्होंने काम किया, कार्यकर्ताओं पर उन्होंने फोकस किया। और जिस प्रकार से वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो प्रधानमंत्री के नाते नहीं, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते उनसे मिलते हैं, संगठन की चर्चा करते हैं। तो उनकी कोशिश रहती है कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। राजस्थान में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये बात करते हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं, फ्लेक्सिबल स्कीम्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को छुआ और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस स्थिति में राजस्थान में बीजेपी पुरजोर तरीके से एक बड़ी रणनीति के तौर पर यहां पर चल रही है। हालांकि ये बात सही है कि पहली बार बीजेपी यहां पर बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनावी मैदान में जा रही है। भैरव सिंह शेखावत लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे रहे, उसके बाद वसुंधरा राजे लगातार चेहरा रही, और अब पहली बार ये एक चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। ऐसे में बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तौर पर यहां पर चल रही है। कांग्रेस को जरूर इस बात का मौका है, और कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे। मनोज भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सचिवालय से। जी मनोज, हम देख सकते हैं आनन फानन में, जल्दबाजी में किस तरीके से जो सरकारी कामकाज रुके हुए हैं उनको निपटाया जा रहा है। आप सचिवालय में इस वक्त मौजूद हैं। आचार संहिता कुछ ही मिनटों में कह सकते हैं कि लग जाएगी, क्योंकि 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या तस्वीर आप वहां देख सकते हैं? जी चारू, बिल्कुल बताना चाहूँगा, सचिवालय में जो कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं। और कह सकते हैं आचार संहिता लगने से पहले जो आम जन को लाभ पहुंचाने वाले जो कार्य हैं उनको यहां पर निपटाया जा रहा है। जहां तक हम राजनीति की बात करें और चुनाव की बात करें, तो राजनीति सह और मात का खेल होता है। और जिस तरह से तस्वीर और तकदीर दोनों ही चीज़ें यहाँ पर राजनीति में जब चुनाव आता है तो तस्वीर और तकदीर दोनों ही काम करती हैं। ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और आने वाले समय में कौन होगा। जैसे कि पूर्व में जो देखा गया तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो चेहरा रहती थी, तो उनको कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान भर में यदि भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करती हैं तो मुख्यमंत्री के बतौर चेहरा जो रही हैं वो वसुंधरा राजे हैं। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं वो अपनी योजनाओं के साथ चुनावी सफ़र पर निकले हैं राजस्थान में। और कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई, चाहे वो किसी भी रूप में है, कहीं ना कहीं आम जन के लिए वो लाभान्वित सिद्ध हुई हैं। चाहे वो जो सिलेंडर की जो रेट वो कम किए गए हों, बिजली का जो 100 यूनिट या 200 यूनिट कम किए गए हैं, तो आम जन लाभान्वित हुआ है। उन चीज़ों को लेकर कांग्रेस मैदान में है और भाजपा जहां केवल कमल निशान पर मैदान में है और केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं उनको लेकर मैदान में। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जनता है फैसला ये जनता लेगी कि भाई किसको राजस्थान में फिर से मौका देना है आम जन के विकास के लिए। चारू, तो चलिए राहुल अवस्थी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं सुबह से इस मुद्दे पर, चर्चाएं गर्म है, सियासी हलकों में भी चर्चाएं गर्म है इस मुद्दे को लेकर, तो थोड़ी ही देर बाद क्या मौसम बदलेगा और क्या कुछ देखने को मिलेगा नया नजारा? मौसम वगैरह कुछ नहीं बदलने वाला चारू, मौसम वैसा का वैसे ही रहने वाला है। अगर कुछ बदलने वाला है तो वो है वो शक्तियां जो सरकार के पास मौजूद है, वो सरकारी शक्तियां कम हो जाएंगी और उस वजह से सरकार उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जैसा कि अभी तक करती आई है। ये एक चीज है जिसमें कि बदलाव आने वाला है। खासतौर पर जो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता अपने आप को मंत्री जो है, वो बड़े नेता जो है उनके पास अब उस तरह की शक्तियां नहीं रही है। खासतौर पर जो उनकी गाड़ियां थी, तमाम दूसरे व्हीकल्स थे, सरकारी सुविधाएं थी, वो उसका लाभ चुनाव में कम से कम नहीं उठा पाएंगे। ये एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आज जिसे कहते हैं शंखनाद, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि शंखनाद हो गया, शंखनाद हो गया, शंखनाद बस अब से कुछ ही देर बाद में होने वाला है। और जैसे ही आप ये समझिए ये चीजें होंगी, उसके बाद में आपको कई बदले हुए नेता भी दिखाई देंगे, कई बदले हुए तेवर भी दिखाई देंगे, कई चीजें आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब उनको सीधे जनता के बीच में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करना पड़ेगा। और अब उस तरह से बातें नहीं होंगी जैसे आज से पहले हुआ करती थी उनके बड़े पदों पर रहते। जी मनोज, आप सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। खबरें ये भी सामने आ रही है कि लास्ट मोमेंट पे कई नियुक्तियां की गई है, कई तबादले भी किए गए हैं। इनको लेकर के क्या हलचल और क्या खबरें सचिवालय से आ रही हैं?
जी चारू, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से 12 बजे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होनी है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज से ही राजस्थान में पूरे में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। आनन फानन में जो आदेश हैं वो निकाले जा रहे हैं, कई अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं, कई नियुक्तियाँ भी दी गई हैं। कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लगा दी जाएगी तो पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है पूरे प्रदेश का वो सब चुनाव आयोग के अंदर में आ जाएगा और राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उनके जिला कलेक्टर और एसपी वो सब चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेंगे, सरकार को रिपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही कह सकते हैं कि जो मुख्य सचिव है उसको रिपोर्ट करेंगे। पूरा जो मामला है चुनाव आयोग के हाथों में आ जाएगा। तो राज्य सरकार जहां तक जो अपने चहेते अधिकारी हैं या 200 जो विधायक हैं पूरे प्रदेश से जो आते हैं वो अपने अधिकारियों को अपने क्षेत्र में लगवाना चाहते हैं, तो इस तरह के जो कामकाज हैं वो 12 बजे से पहले निपटाए जा रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले जो अधिकारी हैं उनको तबादले पोस्टिंग जो वो दी जा रही है। कह सकते हैं आनन फानन में जो काम है वो पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जैसे ही प्रेस वार्ता की जाएगी, पूर्व में भी ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग जब प्रेस वार्ता करता है तो कहीं ना कहीं उसी समय उसी दिन से जो आदर्श आचार संहिता है लगाने का जो काम है वो कर देता है। और जैसे ही आदर्श आचार संहिता पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी तो कह सकते हैं कि जो पूरा प्रदेश भर में सभी जिलों में ये देखने को मिलेगा, जो चुनाव आयोग के निर्देश पर जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। नेताओं के जो पोस्टर है, होर्डिंग्स है वो हटा दिए जाएंगे। किसी को भी पोस्टर होर्डिंग्स लगाना है तो उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी है या उप जिला निर्वाचन अधिकारी है या जो भी निर्वाचन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी परमिशन के लेने के बाद ही जो होर्डिंग्स बैनर हैं वो लगाए जाएंगे। साथ ही आज ये भी तय हो जाएगा कि पूरे प्रदेश में चुनाव किस तरह से होंगे। जैसे कि पिछले बार वर्ष 2018 में जो तस्वीरें देखी गई थी तो 2 चरणों में पूरे प्रदेश में चुनाव कराए गए थे, जिसमें पहले चरण में उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है और जयपुर संभाग के चुनाव कराए थे और दूसरे चरण में भरतपुर, कोटा, अलवर और दौसा, भरतपुर कोटा संभाग के सभी जिलों के चुनाव और अलवर और दौसा जिले के चुनाव दूसरे चरण में कराए गए थे। तो इस बार ये तस्वीर देखने को मिलेगी कि कब और कितने चरणों में जो पूरे प्रदेश में है वो चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही ये भी है कि इस बार राजस्थान में जो जिलों की संख्या है बढ़कर 53 हो गई है, लेकिन चुनाव आयोग की नज़रों में अभी भी 33 जिले हैं। तो जो जिले देख सकते हैं कि आज आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी शंखनाद हो जाएगा, तो क्या ये कह सकते हैं कि ईआरसीपी के मुद्दे के बहाने या ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने के साथ जो कांग्रेस है वो चुनावी मैदान में उतरेगी? बिल्कुल चारू, कह सकते हैं ईआरसीपी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है पूरे प्रदेश के लिए, जिससे कह सकते हैं कि आधा राजस्थान लाभान्वित होने वाला है। पूर्वी राजस्थान इसमें लाभान्वित होगा और विभिन्न जिलों को इसका लाभ मिलेगा। इसको बुनाने के लिए जो कांग्रेस है मुख्य जी मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगी और मैं अपने सहयोगी दिनेश का रुख करना चाहूंगी। दिनेश, ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या आचार संहिता के बाद ईआरसीपी के मुद्दे के बहाने या ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जो राज्य सरकार है, जो कांग्रेस है, वो चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए चारू, अब सरकार बैक हो गई है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी उसके बाद संगठन पूरी तरह से आगे हो जाएगा फ्रंट फुट पर, चूंकि चुनाव संगठन लड़ता है और ऐसे में संगठन की ओर से ही जो चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा वो ईआरसीपी से ही शुरुआत होगी। कल पीसीसी वॉर रूम में जो बैठक हुई, इस बैठक में रणनीतिक बैठक थी और इस बैठक में तय हुआ कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव कैंपेन शुरू करेगी। 16 अक्टूबर को 12 से इसकी शुरुआत होगी और चूंकि आज जब आचार संहिता लग जाएगी तो इसके बाद पार्टी का प्लान भी यही था। अभी तक जो कार्यक्रम हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, वो तमाम सरकारी कार्यक्रम थे, इसीलिए पोस्टपोन की गई थी यात्रा, जबकि यात्रा का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वो पहले ही निकालना था। लेकिन चूंकि सरकारी कार्यक्रम अभी तक हो रहे थे, विजन 2030 को लेकर हुए हों या अलग अलग जिलों में महंगाई राहत कैंपों को लेकर हुए हों, ये तमाम सरकारी कार्यक्रम हुए और इनके बहाने लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की योजनाओं को गिनाया। लेकिन अब चूंकि आचार संहिता आज लग जाएगी कुछ देर बाद, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ऐसे में उसके बाद संगठन की ओर से ये यात्रा निकाली जाएगी और संगठन अपना जो कैंपेन है वो पूर्वी राजस्थान से शुरू करेगा और ईआरसीपी के मुद्दे पर करेगा। ईआरसीपी का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि 13 जिले इस योजना में शामिल हैं और 13 जिले की 86 विधानसभा सीटें हैं जो इस योजना में शामिल हैं और मुख्य रूप से चूंकि भावनात्मक मुद्दा है, पानी
का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिंचाई और पेयजल दोनों इस योजना में शामिल है। 50 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 49 सीटें करीब मिली थी और कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि इस बार फिर से, चूंकि कांग्रेस पार्टी ओबीसी, एसटी और एससी मूल वोट बैंक पर फोकस कर रही है और इसी के चलते एसटी, एससी, ओबीसी की आबादी बड़ी संख्या में है पूर्वी राजस्थान में, तो किस तरह से उस जीत को बरकरार रखा जाए और फिर से सरकार रिपीट किस तरह से हो सकती है। तो ये तमाम रणनीतिक जो कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें चर्चा की गई और उसके बाद कल ईआरसीपी को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हो गया है कि 16 अक्टूबर को इसी मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन शुरू करेगी। जी दिनेश, तो हम देख सकते हैं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले थे, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले, क्योंकि 15 मिनट का जो समय है वो शेष रह गया है, तो क्या राजनीतिक नियुक्तियां भी की जा सकती है, क्या उसकी सूची भी जारी की जा सकती है? दिया गया चुनाव आयोग की ओर से और 12 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, घोषणा चुनावों की तारीखों की होगी, उसके बाद आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। तो ऐसे में जो आपने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले थे, कल मुख्यमंत्री की शाम को ये मुलाकात हुई थी, तो ये बोर्ड आयोगों के से आज क्लियर की जाएगी। ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बड़ा सवाल है क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातिगत सर्वे करवाने की घोषणा की थी और इसी को लेकर पूर्व न्यायिक अधिकारी शिवचरण गुप्ता ने याचिका दायर की है और ये कहा गया है कि संविधान में जो समानता की भावना के खिलाफ है ये घोषणा। देखिए, ऐसी याचिकाएं पेश होती रहेंगी चारू, और ऐसी जो लोग इनके समर्थन में है वो समर्थन में बोलेंगे और जो लोग इनके खिलाफ है वो खिलाफत में बोलेंगे। उनकी तरफ से एक याचिका जरूर दायर की गई। अब देखना है कि न्यायपालिका इस पर क्या सोचती है, क्या कुछ हाईकोर्ट का रुख होता है, लेकिन फिलहाल जो करना था वो कर गए हैं। होने वाला तो अब कुछ है नहीं। आज से आचार संहिता लग गई, आप जानती है इसके बाद में कोई सर्वे होने नहीं वाला। सर्वे तब तक नहीं होगा जब तक कि नई सरकार नहीं आती। तो आप इस बात को समझिए, अब जो न्यायालय में लड़ाई है वो अलग है, लेकिन सरकार की तरफ से जो चाल चली जानी थी वो चली जा चुकी है। जो तीर कमान से निकलना था वो निकल चुका है। जो चीज गहलोत साहब करना चाहते थे वो और जो संदेश देना चाहते थे वो दे चुके हैं। राजनीतिक रूप से अब इसका कितना लाभ मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो किया जा चुका है राजनीतिक रूप से। कि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने जातिगत सर्वे करवाने की घोषणा की थी, तो क्या जाति के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं और ऐसे जो सवाल है वो भी कांग्रेस सरकार पर अक्सर उठाए जाते हैं कि वो जाति के नाम पर राजनीति करती है? देखिए, मैं इसको इन शब्दों में नहीं ढालूंगा जैसा कि आपने कहा है। जाति के नाम पर राजनीति कौन नहीं कर रहा? जाति के नाम पर राजनीति हर कोई कर रहा है, करता रहा है, और ये कड़वा और कटु सत्य है राजनीति का कि क्योंकि ये इजी होता है, आसान अपनाया जाता है और ये एक्सेप्टेबल है। ये कह देना कि क्या मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, क्या राजनीति की जा रही है, मैं इन शब्दों को सही नहीं मानता, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका है राजनीति करने का और ऐसा होता है और ये एक्सेप्टेबल है। ऐसा कोई गलत काम किसी की तरफ से नहीं किया गया है कि जातियों को साधने की कोशिश हो। कोई भी पार्टी हो वो करती रही है और वो करती रहेगी जब तक कि खुद के अंदर ऐसा बदलाव नहीं आए कि वो साहब जाति के नाम पर करना बंद कर दें। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग का एक फैक्टर है जिसका लाभ हर राजनीतिक दल लेना चाहता है और तमाम बड़े लीडर्स भी लेना चाहते हैं, जैसे कि प्रथा रही है। जी पिंटू, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने कहा था कि भाजपा के सामने जो घोषणा पत्र भाजपा लेकर के आएगी और जो जनहित योजनाएं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने चलाई है, जो जनता के लिए किया है, वो एक बड़ा कह सकते हैं कि बैरियर है भाजपा के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस की ओर से बार बार ये दावा किया जाता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जो हमारी योजनाएं हैं वो आमजन को छू रही है, जनता को लाभ मिल रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ की सभा से ये कहते हैं कि हम सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे, उनको सही तरीके से लागू करेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात से चुनौती जरूर है कि गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जन को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनका लाभ मिला है या उनको छूने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। और जिस प्रकार का
प्रचार प्रसार सरकार की ओर से किया गया इन योजनाओं का, चाहे महंगाई राहत कैंप लगाए गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बात की चुनौती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिक्र करना पड़ता है कि जब अशोक गहलोत बार बार ये कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इन योजनाओं को बंद कर देंगे, तो बीजेपी में इस बात की चिंता जरूर हुई कि कहीं ना कहीं जनता में ऐसा मैसेज नहीं जाए कि बीजेपी इन योजनाओं को बंद कर देंगे, और इसकी सफाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता की बात है, और यही कारण है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र को एक ऐसा मजबूत घोषणा पत्र बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। तमाम अलग अलग वर्गों से सुझाव ले रही है ताकि जो कांग्रेस सरकार की घोषणाएं हैं इनका तोड़ निकाला जा सके, जनता में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाए। इस प्रकार का घोषणा पत्र तैयार करने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी कर रही है। यही कारण है कि तमाम जो जिले हैं वहां पर रथों को रवाना किया गया है, आकांक्षा पेटिकों के माध्यम से सुझाव लिए जा रहे हैं, उन सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। देखिए जिस प्रकार की राजनीति शुरू हुई है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के बाद में, जो मुफ्त की जो योजनाएं हैं, चाहे बिजली पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, उसके बाद में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को उनका फायदा भी हुआ। इस बात को लेकर बीजेपी चिंतित है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं कहीं ना कहीं दी है जनता को, ऐसा नहीं हो कि उसका खामियाजा भुगतना पड़े बीजेपी को। इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जाए जिससे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाए। इसीलिए एक बड़े स्तर पर कोशिश की जा रही है, ऐसी योजनाओं की बात की जा रही है ताकि बीजेपी इन योजनाओं का तोड़ निकाल सके। क्योंकि राजस्थान में ये बात सही है कि इस बार कोई बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली, और पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव की बात की जाए तो महज 1% वोट प्रतिशत से बीजेपी की सरकार यहां से गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है कि जो 1% वोट बैंक प्रतिशत से जो सरकार गिरी थी बीजेपी की, क्या पिछले 4.5 साल में 5 साल में बीजेपी उस वोट प्रतिशत को भरने में कामयाब हुई है या नहीं, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने। या कांग्रेस सरकार उस वोट प्रतिशत को बरकरार रखेगी या उसको आगे बढ़ा पाएगी, या वो वोट बैंक कांग्रेस सरकार से छिटक गया है, ये विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी कांग्रेस सरकार की जो फ्लेक्सिंग स्कीम्स है इसका तोड़ प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे हैं, उनको बुलाने की कोशिश करेगी, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनावों में बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार से महिला अपराध की बात